इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। फिर कहां हम भ्रष्टाचार तलाशें, कहां हम महंगाई की बात करें, कहां हम डेवलपमेंट को तलाशें। लगता तो ऐसा है जिस तरह की चर्चा या निकलकर सामने आ रही है कि मुद्दे कहीं पीछे हैं और फिर से एक बार वही रवायत आगे बढ़ रही है जो हमारे प्रदेश में चुनावों के नाम पर कई दशकों से, कई सालों से चली आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है राजीव। आपने अपने खुद के ही चैनल पे देखा होगा, हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है, मेरे देश का वोटर। मैं उस प्रोग्राम को ज़रूर देखता हूँ। मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि उस प्रोग्राम को कोई सीनियर जर्नलिस्ट नहीं कर रहा है, वो मैनिपुलेट भी कर सकता है ना। उसको एक हमारा प्रोग्रामिंग का एक कलाकार बच्चा कर रहा है जिसको पॉलिटिक्स की समझ भी नहीं है। वो आम आदमी के बीच में जाता है, खेत में जा रहा है, वो बाज़ार में जा रहा है, वो ढाबे पे बैठ रहा है, वो ट्रेन पे चढ़ रहा है, वो बस पे चढ़ रहा है, वो रोड साइड खड़े लोगों से बातचीत कर रहा है। मैंने उससे थोड़ा सा आइडिया लगाया, उससे मैं देखता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव कि इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मोदी की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा जब भी अगर ये लहर की जब हम बात करते हैं या कोई ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति देश के अंदर पैदा होती है जब इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के लोग वोटिंग करने लगते हैं तो बहुत बड़े बड़े लोग दिग्गज गिरते हैं। इतिहास गवाह इन तमाम सारी चीज़ों का। मुझे ऐसा लगता है कि इस बारी इसलिए कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे, आपके चुनाव का सर्वेक्षण करने वाले लोग भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे कि भैया ये जो करंट है वो करंट बदलाव का करंट कह लीजिए या मोदी के पक्ष में कह लीजिए, आप किसी भी इसको कोई भी परिभाषित कर सकते हैं इस रूप में। अब वो कितना है इसलिए आप एग्जैक्ट पता नहीं कर पा रहे। नहीं तो इन दिनों तक आते आते तो हमारे सारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं या जो इस तरीके के एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो एग्जैक्ट बता देते थे अभी तक कि इतनी सीटें आएंगी, इतनी नहीं आएंगी उस तरीके से। लेकिन आज अंदाजा नहीं लग पा रहा। आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी ये सारी चीजें मैं मानता हूँ। हमारे जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने कहा ठीक है जाति फैक्टर है नंबर 1, लेकिन उसके साथ एड ऑन क्या है। आज जाति में भी जाति को मानने वाले लोग भी वो ये बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भैया इस बार चेंज करो। मैं अपनी हरियाणी में ही बोलूँगा भाई इस बार ये मोदी है, दे के देखो भैया, ये आप समझो इस बात को, इसे दे के देखो। जहाँ ये कहने की बात आती है और आप जितने लोगों के पास जाएं वो कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता भारतीय जनता पार्टी कौन है। राजबिहारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो उस तरीके से वजूद ही नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बावजूद आज आप भारतीय जनता पार्टी पे डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। वो डिस्कस किसको लेके कर रहे हैं? मोदी के फैक्टर को लेके ही कर रहे हैं ना आप डिस्कस। इस सारे को इफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाति उसमें एड ऑन है एक तरीके से। जहां जीत हार होती थी लाखों में, वहां वो कम हो जाएगी या वो उतनी उससे ज्यादा बढ़ जाएगी इसके फैक्टर के चलते। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,50,000 1.5 लाख लोग, कितने लोग प्रभावित हुए हैं मोदी फैक्टर से। ये आने वाले जो नतीजे होंगे आप देखिएगा चौंकाने वाले। देखिए राजीव, एक बात मैं इसमें जोड़ता हूँ अमित की बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स बहुत अजीब तरह की पॉलिटिक्स रही है। ऐसा नहीं है हमेशा जातिवादी पॉलिटिक्स रही है। हरियाणा ने बहुत बदलाव देखे हैं। हरियाणा जनता ने ऐसे बदलाव दिए कि कांग्रेस का सफाया कर दिया कई बार। अगर आप 87 में देखें कि जब न्याय आंदोलन चला था तो कांग्रेस सिर्फ 5 सीट पे जीती थी। और आपको ध्यान, अगर किसी मैं आपको लोगों को याद दिलाता हूँ एक चीज़ कि जो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा, चुनाव से कुछ दिन पहले, क्योंकि जब जब उम्मीदवार घोषित किए थे तो उनके भी 5 उम्मीदवारों को, उनके 5 पसंद के लोगों को चौधरी देवीलाल ने उम्मीदवार बनाया था। चुनाव से कुछ दिन पहले, वोटिंग से कुछ दिन पहले, मैं पंडित भगवत दयाल शर्मा ने कहा कि मैं
जो देवलाल का विरोध करता हूँ और कांग्रेस का समर्थन करता हूँ। तो जो उनके पांच उम्मीदवार थे जिनको टिकट मिली थी भगवत दयाल शर्मा कहने में, उनके एक पुत्र भी थे राजेश शर्मा। और आपको ध्यान कर हैरानी होगी कि वो पांचों कैंडिडेट ने पंडित भगवत दयाल शर्मा का साथ छोड़कर देवलाल का साथ दिया और वो पांचों कैंडिडेट जीत के आए। ठीक कह रहे हैं आप, है ना, कि ऐसा नहीं है कि अगर हरियाणा में पंडित भगवत दयाल शर्मा ने कह दिया तो पूरे ब्राह्मण समाज ने पंडित भगवत दयाल शर्मा के कहने पे कांग्रेस को वोट दे दिया। इस वक्त हरियाणा में क्या पूरे देश में एक बदलाव की बयार चल रही है। बदलाव मतलब ये कोई मुद्दे का चुनाव नहीं है कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, वो ठीक है, वो एक स्थानीय लेवल पर जो अभी तक जो मौजूदा कैंडिडेट हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, उनके खिलाफ एक मुद्दा बन सकता है कि इन्होंने हमारे इलाके में सड़क नहीं लाई, इन्होंने पानी के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने रेलवे लाइन के लिए कुछ नहीं किया, या इन्होंने जो हमारा इलाका है इसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि इस वक्त यह है कि देश में मोदी की सरकार बने या मोदी सरकार ना बने। अब जैसे कि अमित ने एक बात कही कि जो अभी तक हम ये नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हरियाणा में ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसा नहीं, अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, अंदाजा तो है। अभी तक हरियाणा में क्या होता रहा है कि चुनाव दो तरफा होते रहे, या तो कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के पक्ष में। ठीक। इस बार क्या है कि कई फैक्टर हैं। इस बार बीजेपी भी सभी सीटों पे है, इस बार आम आदमी पार्टी भी है, इस बार जो है इंडियन नेशनल लोक दल भी है, और कांग्रेस तो है। तो आम आदमी पार्टी क्या है कि अभी तक मेरे को लग रहा है कि बहुकोणीय है। मेरा मानना है कि पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है। नहीं तो हरियाणा में आमतौर पर हम जानना ये चाह रहे हैं, जो उदाहरण आपने दिया, क्या हम ये माने इस उदाहरण को ध्यान में रखकर कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो भी कैंडिडेट बीजेपी में उतार दिए गए हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में उन सबकी नैया पार लग जाएगी, एक, या फिर हरियाणा का वोटर इतना समझदार है कि आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर कैंडिडेट तो उतारे, लेकिन जिस तरह के कैंडिडेट हमें दिए वो हमें स्वीकार नहीं है, अगर आप उनकी जगह कोई दूसरे कैंडिडेट हमें देते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। क्या स्थिति रहेगी? यही एक गंभीर विचार विमर्श की बात है बीजेपी के लिए कि या तो नेता मान के बैठे कि नरेंद्र मोदी की बहुत जबरदस्त लहर है, और जब लहर है तो जाति की सीमाएं सब टूटेंगी। चाहे वो अहिरवाल का इलाका हो, चाहे वो मेवात का इलाका हो, चाहे वो गुजरों का इलाका हो, चाहे वो जाट का इलाका हो। अगर आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में कई बार गुजर कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन जब बीजेपी की लहर चली और इंडियन नेशनल लोक दल से समझौता रहा तो जाट कैंडिडेट भी लोकसभा चुनाव जीत के आए। रामचंद्र बैदा जीत के आए, 3 बार जीते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे सुषमा स्वराज जैसी बड़ी नेता जो करनाल से चुनाव हारी, लेकिन वहां पर जो है बीजेपी के दूसरे जो नए कैंडिडेट आते हैं एकदम, जो एक अपनी नौकरी छोड़कर जो नौकरी रिटायर होते हैं, वो भी जीत के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा जातिवाद। ठीक है, हरियाणा में जातिवादी है, जातिवादी इसलिए है हरियाणा की राजनीति में कि जाट नॉन जाट का फैक्टर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जब जो जाट होना चाहे वही रहा हो। अगर हरियाणा में चाहे कोई भी दल हो, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में भजन लाल बहुत मजबूत नेता रहे। भजन लाल तो जाट नेता नहीं थे, बंसी लाल जरूर जाट नेता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर जाट नेता है, और भजन लाल तो ऐसी कम्युनिटी से थे, ऐसी जात से थे जो हरियाणा में सिर्फ हिसार को छोड़ दे, आदमपुर छोड़ दे, तो बाकी हरियाणा में बिश्नोई है नहीं, 2% है बिश्नोई तो है नहीं। तो यह है कि और वही भजन लाल ने अगर आप देखा होगा तो जीती हुई एकदम जो जिस कांग्रेस का हरियाणा में भट्टा बैठ गया था, उसी कांग्रेस को वो जीवित कर लाते हैं। और वो हिसार की बजाय, और वो जब सीएम पद छोड़ते हैं तो हिसार की बजाय वो फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, जहां पर बिश्नोई नहीं है। क्योंकि जब बदलाव की लहर होती है ना, तो जातिवादी कितने भी जातिवादी किले आप खड़े कर लो, वो सब ध्वस्त होते हैं। ठीक है, हम ओमकारेश्वर पांडे जी के पास आते हैं। ओमकारेश्वर पांडे जी, क्या फिर ये मान लिया जाए कि बदलाव की लहर चल रही? इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।